तो हेलो दोस्तों। जैसा कि आज हमारी डे 5 की क्लास है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने डे 4 तक की क्लास में हमने बहुत अच्छे से जाना कि हमने मिक्स क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से किया पिछली 4 क्लासेस के अंदर, जिसमें हमारा प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड दोनों तरीके के क्वेश्चंस थे। तो आज हम अपनी आगे जो हमारी आने वाली क्लास है, 5वीं क्लास जो कि आज है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी 5वीं क्लास को। तो आइए आज अपनी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है। एक आयत के परिमाप में 12% की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हम जो है इसमें अपना बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, हम सीधा जो है जो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला तरीका है उस तरीके के थ्रू हम लोग इसको करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, परिमाप में अगर 12% की वृद्धि होती है, तो जैसे जितनी भी हमारी वन डायमेंशनल चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी वन डायमेंशनल चीज़ें क्या होती हैं, एक सेकेंड दोस्त पेन ले लो बस। तो जितनी भी वन डायमेंशनल चीज़ें होती हैं, जैसे कि हो गया हमारा परिमाप, है ना, भुजा, ठीक है, रेडियस, त्रिज्या जिसे बोलते हैं, त्रिज्या जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जैसे जितने परसेंट से हमारा परिमाप बढ़ रहा है, उतने ही प्रतिशत से हमारा क्या बढ़ेगा, त्रिज्या और रेडियस। मतलब वन डायमेंशनल चीज़ें जो भी जितने प्रोपोर्शन से बढ़ रही हैं, जितने भी परसेंटेज से बढ़ रही हैं, उतने ही सेम परसेंटेज से हमारा जो है भुजा भी बढ़ेगा, हमारा जो है रेडियस भी बढ़ेगा। मतलब रेडियस तो यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, बट मैं फिर भी आगे तक के लिए बता रहा हूँ कि अगर रेडियस में भी आता है तो वन डायमेंशन की चीज़ है। तो वन डायमेंशनल चीज़ें जितनी भी हैं हमारे सेम रेडियस से या सेम परिमाप से, सेम भुजा से बढ़ेगी। अगर परिमाप हमारा 12% से बढ़ रहा है, तो तो हमारा जो है भुजा, जो साइड है, वो भी कितने से बढ़ेगी, 12% से बढ़ेगी। और जब हम सक्सेसिव लगाते हैं तो साइड भी कितने से बढ़ेगी, हमारी जो भुजा है, तो जो भुजा है हमारी वो भी कितने से बढ़ेगी, 12% से बढ़ेगी। ठीक है, तो एरिया के लिए कुछ नहीं करना होता, हमें एरिया के लिए लगाना होता है दोनों साइड 12% से बढ़ रही है, तो इसमें हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। डायरेक्ट सक्सेसिव वाला मेथड लगाएंगे हम। तो x के बदले रखेंगे 12, y के बदले भी रखेंगे 12, फिर x के बदले 12, y के बदले 12 बटे में 100। तो 12 प्लस 12 कितना हो गया दोस्त, 24 हो गया। उसके बाद 12 12 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। तो 144 और नीचे 100 है तो 0.2 ऊपर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1.44। और 24 में जब हम 1.44 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 25.44। ठीक है, तो ये जो है हमारा इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। ये शायद ऑप्शन गलत है हमारे, यहाँ पे 25.44 होना चाहिए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, तो 25.44 जो है इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हमारा होगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 10% वोट जो है अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध वोट का 60% मिला और वह 28,800 वोटों की संख्या से चुना गया। तो वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि अपना इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम किस में काउंट करते हैं कि ये हमारा परसेंटेज वाले क्वेश्चन से हमारा ये सवाल डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखें तो कोई भी जैसे टोटल वोट मान लो हमने माने 100x। ठीक है, अब उसमें से क्या है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 20% ने वोट नहीं डाला है, तो 20x लोगों ने वोट नहीं डाला। 100 का 20% कितना होगा दोस्त, 20 होगा। अब बचे हमारे पास कितने, 80x। अब इस 80x में से वो क्या कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार को 60% मिला है इसका, तो इसका 60% जो है विजेता उम्मीदवार को, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले,
वैध मतों का, और इसमें एक लाइन और जुड़ी है, 10% जो है ना, इसमें एक लाइन और जुड़ी हुई है, 10% वोट जो है वो इनवैलिड है। मतलब 10% अगर इसका अगर हम देखें, अगर हम इसका डायरेक्ट 10% देखें, तो इसका अगर हम 10% देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 80 का 10% कितना होगा, 8। तो इसमें से 8 अगर हम और माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, वैलिड वोट आएंगे, जो वैध मत होंगे। अब इस 72x का 60% कितना है, 60% क्या है इसका, विजेता उम्मीदवार को मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। अब जब वो जीता होगा तो इन दोनों के अंतर से जीता होगा, 60 और 40 के अंतर से जीता होगा, और कितने वोटों की संख्या से जीता है वो, तो ये 72x का कितने वोटों से जीता है, 20% वोटों से जीता है। और इसका मान किसके बराबर दे रखा है, 28,880 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट काटेंगे, देखो 72 से 4 बारी में सीधा कट जाएगा 288, 72 चौक कितना हो गया, 288 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें 20% का मान कितना होता है, 1/5, तो x/5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 400। अब ये 5 को इधर के गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 2000। अब हमसे पूछा है यहाँ पे कुल वोटों की संख्या, कुल वोट कितने हैं हमारे, 100x। अब डायरेक्ट दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे, तो 2000 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, तो 2000 को 100 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा दोस्त, ये 2 लाख हो जाएगा हमारा। समझ में आ गई चीज। देखो 100% में से 20% वोट, मतलब वोट नहीं डाला 20% लोगों ने, और 10% जो अवैध थे, तो 10% अवैध थे, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 80 में से 80 का 10% कितना हो गया, 8x था, तो बना कितना, ये 72x। अब ये 72x के 60% वोटों से वो जीत गया, 60% जो है विजेता को मिले, 40% हारने वाले को मिले होंगे। तो विजेता जो है डायरेक्ट कितने वोटों से जीत रहा है, 20% वोटों से जीत रहा है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया कि ये 72x का 20% का मान किसके बराबर दे रखा है हमें, 28,880 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने काटा, ये 4 बारी में चला गया हमारा, तो यहाँ पे 20% 1/5, तो 5 नीचे आ गया, x ऊपर रह गया, और इधर 2 जीरो पहली थे और एक 4 यहाँ पे, तो 400 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 5 को 400 के साथ हमने गुणा किया तो 2000 आ गया। अब 100 के साथ दोनों तरफ गुणा किया तो हमने कितना आ गया, ये 2 लाख आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि उनके घनों का योग 728 है। ठीक है, अब मान लो एक संख्या अपनी 3x है, इसका घन कितना होगा ये, और दूसरी संख्या कितनी है 4x है, इसका घन कितना होगा ये, इस दोनों घनों का योग कितना है 728। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27, उसके साथ x का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, उसके साथ x का क्यूब, बराबर किसके बराबर दे रखा है 728 के, है ना। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, 27 और ये कितना हो जाएगा 27, 7 71, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 64 और 27 कितना हो गया 91, 91 एक्स क्यूब बराबर कितना हो गया 728 हो गया ये। अब ये 91 से जाएगा, 91 से ये बिल्कुल कटेगा, तो एक्स क्यूब बराबर कितना हो गया 728, द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। ठीक है, 3:4, तो 3 का क्यूब 4 का क्यूब 64, उनके घनों का योग। ठीक है, तो 3x, ठीक है 64 और 7 91, ठीक है, तो 728/91 होगा। अब देखो ये सीधा डायरेक्ट 8 बारी में कट जाएगा हमारा, 91 के पहाड़े में डायरेक्ट 8 बारी में कटेगा ये, 1 से 8 बारी में जाएगा, तो x का क्यूब कितना आ जाएगा हमारा 8, x का मान कितना आ गया हमारा यहाँ से 2 आ गया। अब देखो उनके समों का योग पूछ रहा है कि इनका योग होगा क्या, तो 3x और 4x कितना हो गया टोटल 7x हो गया, और x का मान कितना है 2, तो 7 दूनी कितना हो गया 14 जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, पी ने जो है 1200 रुपये में खरीदी कोई वस्तु, ठीक है, और क्यू को जो है 15% के लाभ पर बेचा। फिर क्यू ने इसे आर को जो है 1449 रुपये में बेचा। तो क्यू का लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे तीन कहानियाँ हो रही है हमारे साथ कि पी ने खरीदा, फिर क्यू को बेचा, फिर क्यू ने जो है डायरेक्ट आर को बेचा, ठीक है। तो पहले पी था, फिर उसके बाद क्यू था, और उसके बाद क्या था? आर था। पी ने कितने में खरीदा? 1200 रुपये में खरीदा, ठीक है, और इसे 15% के लाभ पे बेचा। तो 1200 का 15% निकालेंगे हम। 1200 का 15% कितना हो जाएगा? ये दो जीरो कट गए, 15 को 100 को 12 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 180। मतलब 1200 प्लस 180, 1200 प्लस 180 कितना हो जाएगा दोस्त? 1380 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 1380 हो जाएगा। तो मतलब पी ने जो है क्यू को कितने में बेचा? 1380 में बेचा। और क्यू ने जो है आर को कितने में बेचा? 1449 में, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट लाभ देखें तो लाभ कितने का हो रहा है यहाँ पे? 20 और 49, 69 का लाभ हो रहा है। 69 का लाभ हो रहा है, और क्यू ने बेचा है तो गुने 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 69 से 138 दो बारी में जाएगा, 2 से 10 कितनी बारी में कटेगा? 5 बारी में कटेगा। तो कितना हो जाएगा दोस्त? ये 5%। मतलब क्या है इसका? क्यू ने आर को जो है, जो माल बेचा, जो वस्तु बेची, वो कितने प्रतिशत के लाभ पर बेची हमें? 5% के लाभ पर क्यू ने आर को डायरेक्ट सेल किया, बेचा। तो मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हमारा होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भर जाता है। बाकी बाल्टी भरने के लिए समय निकालने के लिए ट्रैप, मतलब समय निकालने के लिए ट्रैप, जो बाकी शेष भाग है उसको भरने में कितना समय लगेगा? इसको थोड़ा वो कर लेना कि मतलब बाकी जो बचा हुआ, टू फिल रेस्ट ऑफ द बकेट, मतलब जो बाकी बचा हुआ ये आपका बकेट है, उसको भरने में कितना समय लगेगा। इसकी हिंदी थोड़ी गलत टाइप हो रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट देखेंगे, एक बाल्टी का 4/11 भाग है, तो 4/11 भाग कितने में भर जाता है? 5। तो यहाँ पे देखो कुल भाग कितना है? यहाँ पे 11। कुल भाग कितना है? कुल भाग हमारा कितना है? 11, जिसमें से 4 भाग भर जाता है इतने मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है। तो पूरा भरने में कितना, एक भाग भरने में कितना समय लगेगा? 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 55, और ये 4 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा एक भाग भरने में जो समय लगा है वो ये समय है, ठीक है। अब हमें जो है क्या निकालना है? इसका 7/11 भाग, जो रिमेनिंग है, जो बचा हुआ भाग है। देखो 4 भाग भरने में 5 मिनट का समय लग रहा है, अगर 11 पार्ट है तो 4 + 7 तो 11 पूरा एक भाग बन जाएगा। तो 7/11 भाग भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है। रेस्ट ऑफ द बकेट, इसको जो बाल्टी, जो बकेट है, इसको पूरा भरने में जो रेस्ट भाग है उसको कितना टाइम लगेगा भरने में। तो हम यहाँ से देखेंगे, तो अगर 7/11 भाग निकाले हम, दोनों तरफ 7/11 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 55/4 गुणा 7/11। तो ये 11 से 5 बारी में कट जाएगा, 7 पंजे कितना हो गया? 35। तो 35/4। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 35/4। अच्छा, यहाँ मिनट और सेकंड में दे रखा है। अगर मिनट में अगर हम इसको तोड़े तो ये डायरेक्ट ऐसे टूट जाएगा। 32, 35 जो है कौन से पाड़े में आएगा? 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, एक ज्यादा हो जाएगा। तो इसको कहाँ तक तोड़ेंगे हम? 8 तक तोड़ेंगे। उसके बाद 4 × 8 कितना हो गया? 32। उसके बाद कितना बचा? 3। तो 3/4 बचा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको सेकंड्स में तोड़ दें तो 60 सेकंड से गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो ये 8 तो एज इट इज रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 15 से कटेगा। तो मतलब डायरेक्ट क्या हो गया? ये 8 मिनट 45 सेकंड। 8 मिनट 45 सेकंड जो है इसका एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आया वो कितना आया? 8 मिनट 45 सेकंड। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है,
100 छात्रों की एक कक्षा में औसत वजन 30 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत वजन 24 किलोग्राम है और लड़कों का औसत वजन 32 किलोग्राम है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? तो ये कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट जो है हमारा एक एलिगेशन पे बेस्ड सवाल है। ठीक है, तो एलिगेशन अगर हम इसमें डायरेक्ट लगाएंगे तो कुल औसत कितना दे रखा है? 30। बीच वाली संख्या कितनी दे रखी है? 30। और लड़कियों का औसत वजन कितना है? 24। और लड़कों का औसत वजन कितना है? 32। ये पूरी आंख बना दी हमने। अब क्या करेंगे, इधर से इधर घटाएंगे और इधर से इधर घटाएंगे, तो 30 में से 24 गया, बचा कितना? 6। 32 में से 30 गया तो बचा कितना? 3। तो ये अगर इसको डायरेक्ट हम काटें, 32 24, ठीक है, सॉरी 32 में से ये 2 बचेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3:1 हो जाएगा। ये 6 और ये 2, 2 से डायरेक्ट काटेंगे तो 3 और 1, तो 3:1 हमारा आएगा। अब हमसे पूछा है कि क्लास में जो है हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल छात्र हमारे 100 हैं। अब हमसे जो है लड़कियों की संख्या पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या है। अब लड़के जो है यहाँ पे 3 अनुपात में है और लड़कियां जो है यहाँ पे 1 अनुपात में है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम निकालेंगे तो 100 तो टोटल छात्र हैं और टोटल छात्र हैं कितने यहाँ पे? 3 और 1 4, मतलब 100 का मान कितना हो जाएगा? 4। इधर लड़के हैं, ये लड़कों की संख्या है 3 और ये लड़कियों की संख्या है, तो हमें लड़कियों की संख्या निकालनी है, तो डायरेक्ट किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे। तो 4 को 100 से काटेंगे तो कितनी बारी में कटेगा? 25 बारी में कटेगा। ठीक है, तो 25 जो है इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखो एलिगेशन लगाया हमने, लड़कों का वेट डाला, लड़कियों का वेट डाला, उनका औसत वजन डाला। औसत वजन डालने के बाद हमने अनुपात निकाला कि संख्या कितनी कितनी है। यहाँ पे लड़कियों की संख्या आ गई, यहाँ पे लड़कों की संख्या आ गई। अब हमने क्या किया, जब दोनों तरफ संख्याएं आ गई हमारी, तो हमने देखा 100 छात्र टोटल हैं और टोटल यहाँ पे रेशियो अनुपात कितना है? 4। अब हमें निकालना है लड़कियों का अनुपात, तो लड़कियों का अनुपात निकालने के लिए क्या किया हमने? 1 से गुणा कर दिया, तो 100 से 100 4 से कितनी बारी में कटेगा? 25 बारी में कटेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा दोस्त? 25 होगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 7% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो शहर की जनसंख्या में 9.5% की वृद्धि होगी। उस शहर में रहने वाले पुरुष और महिला आबादी के बीच का अंतर। अब ये भी क्या है, हमारा एलिगेशन पर ही सवाल है। इस टाइप का सवाल जो है ना एग्जाम में अक्सर आता है और किसी ना किसी शिफ्ट में और ज़्यादातर शिफ्टों में ये वाले सवाल जो है इस तरीके के आते हैं। अब देखो सेम एलिगेशन सवाल, पुरुषों की संख्या कितनी है? 7% है। लड़कियों की संख्या कितनी है? 10% है। और इस शहर की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है? 9.5% की। ठीक है, अब देखो घटा लो, 10 में से 9.5 गया, कितना बचा? 0.5। 9.5 में से 7 गया तो कितना बचा? 2.5। अब 5 पंजे 25, तो सीधा कितना हो गया ये? 1:5। देखो दशमलव से दशमलव काट लो, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 25 बचा। अब 25 5 से कितनी बारी में कटेगा? 5 बारी में कटेगा, तो 1:5 जो है इसका सही आंसर होगा। अब हमें निकालना है पुरुष और इसके बीच में अंतर। अंतर कितने का है? 5 और 1 का अंतर कितना होगा? 4। और कुल पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे? 1,20,000। 1,20,000, और ये 1,20,000 किसका मान है? तो टोटल जो पुरुष और महिला, पुरुष कितने हैं? 1, महिला कितनी है? 5। तो 1 + 5 कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे 6। और पुरुष और महिलाओं के बीच का अंतर कितना है? 5 और 1 का अंतर कितना होगा? यहाँ पे 4 होगा। अब हम इसको काटेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा दोस्त? 12 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 20,000, और 20,000 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80,000 हमारा इसका जो है एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, 2 वर्षों में 5% प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपये की वार्षिक राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा?
तो डायरेक्ट जो है डिफरेंस अंतर का जो हमारा डायरेक्ट होता है 2 साल का अंतर, 2 साल के अंतर के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाते हैं। वो क्या होता है, पी आर बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें मूलधन कितना दे रखा है हमें, 6000 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है रेट कितना दे रखा है, 5 बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो 6000 गुना 5 बटे 100 गुणा 5 बटे 100। अब जो है अगर हम काटा पीटी करें तो 2 से 2 जीरो कट गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 6 को 5 से गुणा किया 30 आया, 30 को 5 से किया तो 150 आया। तो 150 को अगर हम 10 से भाग कर देंगे, नीचे 10 रह गया ना, तो 150 को 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्त, 15 आ जाएगा यहाँ पे। तो 15 जो है इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ये जो 2 वर्षों का अंतर होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो है एकदम जबानी याद होना चाहिए कि इसका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमें डिफरेंस दे देता या अगर हमें अंतर दे देता, हो सकता है हमसे मूलधन पूछ लेता, हो सकता है हमें अंतर दे देता, मूलधन दे देता, हो सकता है हमसे दर पूछ लेता। तो इस पे 3 तरीके के सवाल हमारे यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज का हमें जो है खास तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमारा ये है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, पहली और अंतिम संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब विषम संख्या है 5 है हमारी, तो जैसे औसत है, अब जैसे 5 संख्या है तो हमें डायरेक्ट पता है अगर ऑड नंबर की संख्या है, विषम नंबर की संख्या है, जैसे 5 है, तो उसका जो बीच वाला संख्या होगा वही औसत होगा। मतलब जो 27 है, 27 जो है एकदम बीच में बैठा होगा हमारा, इसके 2 लेफ्ट में होंगे और 2 राइट में होंगे। और साथ में क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, क्रमागत। अगर क्रमागत बोला है, कॉन्जिक्यूटिव बोला है, तो मतलब इसके पीछे वाला क्या होगा, ऑड नंबर 25 होगा, इसके पीछे वाला क्या होगा, 23 होगा, इसके आगे वाला क्या होगा, 29 होगा, इसके आगे वाला क्या होगा, 31 हो गया। तभी ये क्रमागत बन पाएंगे, वरना ये क्रमागत नहीं बन पाएंगे। और हमें पता है कि विषम संख्याओं की अगर बात हो रही है तो बीच वाला जो है वही हमेशा औसत होता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है पहली और आखिरी संख्या, पहली संख्या ये है, आखिरी संख्या ये है, तो इन दोनों का क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। अब हम देखो पहले अगर हम ऑप्शन से देखें, 3 एकम 3 सीधा देखना है, इसके इकाई के स्थान पर 3, इसके इकाई के स्थान पर 1, 3 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 3 आएगा। इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, केवल इसमें 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम किसी कैलकुलेशन को कर रहे हैं, अगर फाइनल डेस्टिनेशन पर अगर हम पहुंच रहे हैं या फाइनल आंसर पे अगर हम पहुंच रहे हैं, तो जो है हमें डायरेक्ट ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व ना करें, हम देखें कि कितना जल्दी और कितना आसानी से हम क्वेश्चन को निकाल पाते हैं। तो डायरेक्ट हमने देखा कि 3 को 1 के साथ गुणा किया, अब इकाई के स्थान पर 3 आ रहा है, तो इकाई के स्थान पर 3 आया तो हमने देखा भाई 713 जो है हमारा इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर अनुपात जो है बेसिक क्वेश्चन है, एक संख्या 3x है, दूसरी संख्या 8x है। अब दोनों में जो है 8 जोड़ देंगे तो 3x प्लस 8, 5x सॉरी 8x प्लस 8 बराबर किसके हो जा रहा है, 2:5 के हो जा रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 तिया 15 और 8 पंजे कितना हो गया दोस्त, 40 हो गया। 2 अट्ठे कितना हो गया, 16x और 8 दूनी 16। अब ये x उधर गया, 16 में से ये 15 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये 16 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 40 में से ये 16 जाएगा तो कितना बचेगा 24, और 16 में से ये 15 जाएगा तो कितना बचेगा x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब हमें बताना है दोनों संख्याओं का जोड़, एक संख्या 3x है, दूसरी संख्या 8x है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11x, और x है कितना हमारा 24। तो 11 को 24 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 264। 24 को 10 से किया 240,
फिर एक 11 है, एक ज्यादा है तो एक 24 और जोड़ दिया, 240 + 24 कितना हो गया, 264 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हमारा होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दो वस्तुएं प्रत्येक 975 रुपए में बेची जाती हैं। एक पर विक्रेता को 30% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 25% की हानि हुई। तो एक पे जो है 25% का लाभ हुआ और दूसरे पे हानि कितनी हुई, 25% की हुई। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पे कुल लाभ और कुल हानि प्रतिशत हमें यहाँ पर निकालना है। अब देखो 30% का लाभ हुआ मतलब 100 का माल कितने में बेचा होगा उसने, 130 में। और जब हम इसको एक जीरो काटेंगे तो 10 का माल कितने में बेचा उसने, 13 में। ठीक है, और दूसरा 25%, 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, 1/4, तो 1/4, 1/4। तो 4 का माल एक हानि पर कितने में बिकेगा, 4 का माल कितने में जाएगा, 3 में जाएगा, क्योंकि एक की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है ना, यहाँ पे हानि हो रही है। तो 4 पे एक की हानि हुई तो कितना बचा, 3। अब यहाँ पे अगर हम, उसने आप क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रत्येक 975 रुपए में बेची जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट यहाँ पर है। अब यहाँ पे अगर हम सेलिंग प्राइस देखें तो सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य है वो दोनों क्या है, हमारा बराबर है। पर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 3 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। विक्रय मूल्य क्या करना है, हमेशा बराबर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है कि दोनों वस्तुएं कितने में बेची है उसने, 975 में बेची है। ठीक है, तो अगर हम या तो 13 को 3 बना लो या तो 3 को 13 बना लो, पर ये पॉसिबल नहीं है, ये केवल 39 ही बन सकता है। 13 को 3 से गुणा करेंगे तो 39, और 3 को 13 से गुणा करेंगे तो 39, और ये पूरे में करना है। 3 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया दोस्त, 3। 3 को 13 से किया तो 39, 13 को 4 से किया तो 52, 13 को 3 से किया तो 39। अब हमने देखा हमारे विक्रय मूल्य जो है दोनों बराबर हो गए। अगर हम यहां से डायरेक्ट देखें, सीपी कितना है हमारा, 30 और 52 कितना हो गया दोस्त, 82, और 39 और 39 कितना हो गया, 78 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जो 82 रुपए का हमने माल खरीदा था वो हमारा बिक कितने में रहा है, 78 में बिक रहा है। तो मतलब हमें कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 4 रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये 4 रुपए का नुकसान हो किसके ऊपर रहा है, 82 के ऊपर। तो यहाँ पे कितने का नुकसान हो रहा है, हमें 4 रुपए का नुकसान हो रहा है। और किसके ऊपर हो रहा है, 82 के ऊपर, गुणा 100। ठीक है, अब अगर हम इसको काटें तो ये 2 से कटेगा और ये कितनी बारी में, 41 बारी में कटेगा, तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 200/41। देखो 2 100 के साथ गुणा हुआ 200 और नीचे 41। अगर हम इसको डायरेक्ट काटें, अगर यहाँ पे मान लो 40 होता, 40 होता तो डायरेक्ट 5 आ जाता, हम 5 कह देते, पर 40 से एक ज्यादा है तो 5 से थोड़ा सा कम होगा। तो 5 से कम अगर हम थोड़ा ऑप्शन में देखें, यहाँ पे सब 5 से ज्यादा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी 5 से कम यही है। तो यही हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 5 से थोड़ा सा कम होगा, 4.95 के आसपास होगा ये। तो 4.9 जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हमारा होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे ये है, एक दुकानदार द्वारा दो वस्तुओं को 2400 रुपए में बेचा गया। दुकानदार को पूरे लेन देन पर कोई लाभ और कोई हानि नहीं हुई। यदि दो वस्तुओं में से एक को 20% के लाभ पे बेचा जाता है तो दूसरे पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। 2400 रुपये में बेचा गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, देखो क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, 20/100, 1/5 हो जाएगा ये। ठीक है, याद होने चाहिए ये परसेंटेज जो है ना, 1/5। तो 5 का माल कितने में बेचा जा रहा है, 4 में बेचा जा रहा है। ठीक है, और दोनों का क्या है, हमारे पास कोई लाभ और कोई हानि नहीं हुई हमें। इस केस में क्या हुआ कि कोई लाभ पर बेचा है, सॉरी। तो 5 का माल कितने में बेचा जा रहा है, 5 का माल हमारा कितने में बेचा जा रहा है, यहाँ पे 5 का माल 6 में बेचा जा रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, दोनों वस्तुओं को क्या बेचा गया, सेम विक्रय मूल्य पे बेचा गया है। अब हमें विक्रय मूल्य तो पता चल गया यहाँ पे 6 है, पर हमें जो है दोनों विक्रय मूल्य को बराबर करना है। तो हमने यहां से देखा
कि यहाँ पे भी हमारा 6 होगा, तभी हमारा विक्रय मूल्य जो है वो बराबर होगा। जब दूसरे वाले की हम लाभ या हानि जो भी हम निकालेंगे, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो विक्रय मूल्य को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा बता रखा है हमें विक्रय मूल्य जो है हमारा दोनों का सेम है। तो विक्रय मूल्य देखो दोनों में क्या है, 2400 2400, ठीक है। तो यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, अब लेन देन में ना तो, अब अगली लाइन ये बोल रहा है कि लेन देन में जो है ना तो उसको कुछ हानि हुई है ना तो उसको कुछ लाभ हुआ है। तो मतलब अगर मान लो 10 रुपए का सामान खरीद के लाया तो वो 10 रुपए में ही उसने बेच दिया, या 20 रुपए में लाया तो 20 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 6 कितना हो जाएगा दोस्त, 12। अब यहाँ पे 12 बनाने के लिए, यहाँ पे 12 बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे 12 बनाने के लिए हमें 7 लाना पड़ेगा, तभी ये 12 बनेगा। 5 और 7 12, 6 और 6 12, नो लाभ नो हानि। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, पूरे प्रोसेस में जो है ना उसको लाभ हुआ है ना उसको हानि हुई है, ठीक है। तो अब देखो डायरेक्ट, अब यहां से हमें क्या बताना, दूसरे का वो बताना कि लाभ हुआ है या हानि हुआ। अब देखो 7 का माल 6 में गया हमारा, तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, कितने के ऊपर हो रहा है, 7 के ऊपर हो रहा है, गुना 100। 1/7 किसका मान होता है, सीधा 14.28। याद होना चाहिए दोस्त, 14.28। तो ये इसका आंसर क्या होगा, दूसरे को कितने लाभ पर बेचा गया है, कितने घाटे पर बेचा गया, 14.28 के। तो बस इसमें डायरेक्ट परसेंटेज पूछा था शायद, तो ये शायद ऑप्शन गलत दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर कितना होगा, 14.28, ठीक है। तो दूसरे पर पहले पर फायदा कितना था, 20% का था। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं। विक्रय मूल्य यहाँ से हमने निकाला 6 था, तो हमें दूसरे वाले केस में भी क्या करना था, विक्रय मूल्य अपना सेम करना था। तो हमने अपने आप से माना कि भाई दूसरा वाला भी, अगर एक वस्तु 6 रुपए में बेची है तो दूसरी वस्तु भी 6 रुपए में बेची है, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा बता रखा है कि 2400 रुपए में बेचा गया है प्रत्येक वस्तु को। अगर इसको 6 रुपए में बेचा तो इसको भी 6 रुपए में बेचा। अब हमने क्या करा कि यहाँ से 6 और 6, तो यहाँ पे देखा कि पूरे प्रोसेस में क्या था कि कहीं से कोई लाभ नहीं हो रहा, कहीं से कोई हानि नहीं हो रही। तो हमने देखा कि जितने का माल हम खरीद के लाए उतने का ही माल हमने बेच दिया। 20 रुपए का खरीद के लाए तो 20 रुपए का बेच दिया, 100 का खरीद के लाए तो 100 का खरीद लिया। अब 12 का माल खरीद के लाए तो 12 रुपए में ही हमने बेच दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ से जो है दूसरे वाले का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकाल लिया। तो दूसरे वाले का क्रय मूल्य कितना आया, 7 रुपए। अब 7 रुपए का माल 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो 7 रुपए का माल 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो मतलब एक की हानि, और एक की हानि कितने के ऊपर हो रही है, 7 के ऊपर हो रही है। तो दूसरे वाले का जो दूसरे वाले की हानि है वो हमारी कितने निकल के आ गई, 14.28%, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंपनी 4 प्रकार की, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, जैसे मान लो जूडियो है, रतन टाटा की कंपनी है, अभी नई खुली है ना, जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड है, वो क्या करती हैं, डिस्काउंट पे डिस्काउंट लगाती हैं। मतलब डिस्काउंट पे डिस्काउंट लगाया, जैसे 50+50 ऑफ, तो इसका मतलब अब यहाँ पे 4 तरीके के डिस्काउंट लगा रखे हैं। अब इसका सबसे आसान और सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि हम जो है ना डायरेक्ट इसको डिस्काउंट निकालने के लिए नहीं बैठेंगे कि हमने वो फॉर्मूला लगाया और सबका कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे 6 मिनट 7 मिनट खराब हो गए। हमें सिंपल ट्रिक अप्लाई करनी है, जिसका अंतर सबसे ज्यादा इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में जिसका भी अंतर सबसे ज्यादा होगा उस पर डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो इस वाले में कितना है अंतर है, लगभग 9 साढ़े 9 का अंतर है, इसमें 20 का अंतर है ना, 9 के आसपास का अंतर है, इसमें 20 के आसपास का अंतर है, इसमें 7 के आसपास का अंतर है, और इसमें तो भाई बहुत ही बड़ा अंतर है, 37 के आसपास का अंतर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अंतर किसमें है, सबसे ज्यादा अंतर जो है इसमें है। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। जिसका अंतर सबसे ज्यादा उतनी छूट जो है सबसे ज्यादा मिलेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें कहीं भी एग्जाम में दिखता है तो हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा। अगर केवल इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालने बैठोगे ना तो 3 से 4 मिनट का समय यहाँ जाएगा, ये तो चलो आसानी से निकल जाएगा, यहाँ पे भी 3 से 4 मिनट का समय जाएगा,
और यहाँ पे तो वापस, मतलब इस सवाल को करने में 10 मिनट का समय जाएगा पूरा। बट वो 10 मिनट का समय बचाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां अंतर सबसे ज्यादा है तो वहां जो है हम सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमें मिलने वाला है। तो मतलब ऑप्शन डी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हैं तो कितने घंटों में आधी टंकी भर जाती है। अब यहाँ पे पूरी टंकी नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है हमसे आधी टंकी जो है कितने समय में भर जाती है। ठीक है, तो अगर हम देखें एक एक पाइप को 12 घंटे लगते हैं, दूसरे को 20 घंटे लगते हैं, तो 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, 60 हो जाएगा। 60 ही होगा जो दोनों से कटेगा। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 5। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, ये 12 घंटे में भरता है और ये खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है तो इस पर माइनस लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त हमारा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये मतलब 1 घंटे में अगर हम टोटल काम देखें कितना हो रहा है, 1 घंटे में ये 5 लीटर भर रहा है ए वाला। ठीक है, और दूसरा वाला जो है 3 लीटर निकाल रहा है। तो 1 घंटे में टोटल टंकी में जा कितना रहा है, 2 लीटर पानी जा रहा है। टोटल पानी कितना जा रहा है 1 घंटे में, 2 लीटर पानी जा रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा है टंकी का आधा। अब टंकी जो है हमारी कितने लीटर की है, यहाँ पे टंकी हमारी बता रखा है भाई 60 लीटर की कैपेसिटी है टंकी की। ठीक है, 60 लीटर की कैपेसिटी है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 30 लीटर। तो 30 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, अगर 1 घंटे में 2 लीटर तो 15 घंटे, 1 घंटे में 2 लीटर अगर दोनों तरफ 15 से गुणा कर दें तो 15 घंटे में कितना लगेगा, 15 घंटे में कितना लगेगा, 15 गुणा 2, पूरी हमारी टंकी भर जाएगी 30 लीटर की। ठीक है, तो 15 घंटे का उसको समय पूरा लगेगा टंकी को, आधी टंकी को भरने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अपना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है हमारा, ए जो है एक काम को 10 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। इन सभी ने एक साथ काम किया और 7700 रुपये कमाए, तो सी का हिस्सा बताना है। ए को 10 दिन लगे, बी को 20 दिन लगे, सी को 30 दिन लगे। बहुत आसान सा सवाल है। तो 30 कितना हो गया, एलसीएम हो गया, इसकी क्षमता 3 की हो गई, इसकी क्षमता सॉरी 10 20, तो ये 60 होगा दोस्त। इसकी क्षमता कितनी की हो गई, 6 की हो गई, इसकी क्षमता 3 की हो गई और इसकी क्षमता कितनी की हो गई, 2 की हो गई। 6 3 और 2, तो टोटल कितने रुपए मिले हैं, 7700 रुपये मिले हैं। अब पैसे मिलते किस हिसाब से हैं, क्षमता के हिसाब से। इसकी क्षमता 6 की है, इसकी 3 की है, इसकी 2 की है। 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो टोटल क्षमता के अनुसार जो टोटल पैसा मिला कितना मिला, 7700। अब हमसे पूछ रहा है सी को कितना मिला, तो सी को कितना मिला, 2 की क्षमता के हिसाब से। यहाँ से काट दो 11 से 7 बारी में, तो ये 700 बचेगा। तो 700 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 1400। आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 1400 रुपये होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्षों में 5200 रुपये हो जाती है और 7 वर्षों में 5680 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब जैसे कोई मूलधन है हमारा, है ना, मूलधन जो है 5 साल में कितना हो गया, 5 साल में ये हो गया हमारा 5200 रुपये, और उसके बाद 7 साल में कितना हो गया, 7 साल में हो गया दोस्त ये 5680। ठीक है, 5 साल में इतना हो गया, 7 साल में इतना हो गया, अंतर कितना आया है, 2 साल का अंतर है। 5 और 2 में अंतर कितना है, 2 साल का अंतर है। अब 2 साल का अंतर कितना हो जाएगा, देखो 5200 और 5680 का अंतर कितना होगा, 5200 400 5600 और 80 और ज्यादा है, तो 480 हो जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है, 240 रुपये मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद पूछ रहा है हमसे ब्याज की दर क्या है, तो मतलब 1 साल में कितना मिल रहा है हमें, 240 रुपये। ठीक है, तो 5 साल में कितना मिलेगा, 5 साल में मिलेगा हमें दोस्त 5 ×
240, तो 24 पंजे 120 और एक जीरो आगे आ जाएगी, और तो 1200 रुपये। तो मतलब 5 साल में कितना मिल रहा है? 1200 रुपये का ब्याज मिल रहा है। 5 साल में हमें ब्याज कितना मिल रहा है? 1200 रुपये का मिल रहा है। तो ये मूलधन 5 साल में 1200 रुपये जुड़ के कितना हो गया? 5200 रुपये हो गया। तो मतलब मूलधन कितना आ जाएगा हमारा? 4000 हो जाएगा। मूलधन हमारा 4000 होगा जब उस पर 1200 रुपये हमें 5 साल में ब्याज मिल रहा है। तो ये 1200 रुपये और 4000 मिलके कितना हो जाएगा? 5200 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? वार्षिक दर निकालनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5 साल का हमारा? 1200 रुपये साधारण ब्याज। ये किसके बराबर होता है? मूलधन। और मूलधन कितना दे रखा है हमें? मूलधन कितना निकाला हमने? 4000। दर हमें निकालनी है, समय कितना है? 5 साल बटे 100, PRT बटे 100, वही वाला फॉर्मूला है ये, और कुछ नहीं है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, ये 4 से कितनी बारी में कट जाएगा? 3 बारी में, तो 30 बचेगा यहाँ पे। और ये 5 से 6 बारी में कट जाएगा। तो आज दर कितनी आ गई हमारी? 6% की आ गई। ठीक है, तो दर हमारी कितनी निकल के आई यहाँ पे? 6% की आई। और बड़ा ही आसान सा सवाल था ये। ठीक है, तो कितनी आई हमारी दर निकल के? 6% की आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो है काफी अच्छे क्वेश्चंस किए। मतलब ये इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे SSC GD के एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी डे 6 की जो क्लास है वो हमारी कल रहने वाली है। तो ठीक है, कल मिलते हैं हम अपनी डे 6 की क्लास में। ठीक है, बाय बाय।